सानी साहब, मैं 35-40% वाली प्रोडिक्शन करने की पोजीशन में शायद इस वक्त नहीं हूं ना, मैं वो Quite इस तरह की बात understandable. करना चाहूंगा। Quite understandable. मेरा ख्याल है कि टारगेट आपको ये करना चाहिए कि जो जिस तरह मैंने अर्ज की ना, कि अगर आप 20% का रिटर्न बना रहे हैं डिविडेंड और कैपिटल गेन की फॉर्म में, तो आई थिंक दैट्स अ रीजनेबल रिटर्न टू एक्सपेक्ट। इससे ज्यादा अगर आ रहा है तो वो ऑब्वियसली वो बोनस है। Right. कैपिटल मार्केट्स की आउटलुक है, लास्ट ईयर मोर देन 80% का रिटर्न आया, लेकिन जिस किस्म का इंक्रीज पिछले साल में हमने देखा है 2024 कैलेंडर ईयर में, वो उसका रिपीट मेरा ख्याल है एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते। इस साल में अर्निंग्स की ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो स्लो डाउन होगा, Right. स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर की अर्निंग्स है उनमें डिक्लाइन आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बड़े शार्पली नीचे आए हैं। ऑल्दो उसका सेकंड हाफ में इम्पैक्ट जो होगा ज्यादा प्रोफाउंड होगा, कुछ टैक्सेशन का इम्पैक्ट भी नजर आएगा। और साथ ही दूसरे बड़े जो सेक्टर्स हैं वहां पे, कुछ जिस तरह पावर सेक्टर है, वहां पे इनके जो आईपीपीस के कॉन्ट्रैक्ट्स रीनिगोशिएट हुए हैं या कुछ के टर्मिनेट हुए हैं, तो वहां से अर्निंग्स जो हैं वहां पे डिक्लाइन शो करेंगी। बाकी जो ऑयल चेन है वो मोर लेस अपनी अर्निंग्स के लेवल्स को मेंटेन करेगी, ऑल्दो उनके कैश फ्लोज इंप्रूव कर रहे हैं। फर्टिलाइजर जो है 2024 में वो आई थिंक रिकॉर्ड नंबर्स होंगे, तो वहां से ग्रो करना प्रॉफिटेबिलिटी में शायद वो भी इतना कोई आसान नहीं होगा। ऑटो सेक्टर के नंबर्स इंप्रूव होना शुरू हो चुके हैं, रियल एस्टेट प्राइसेस है उनमें रिवर्सल आना शुरू हुआ है। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत ऊपर जा चुके थे, तो काफी सारे लोग जो अपनी लेवरेज की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर्टीज बेचने में शायद इंटरेस्टेड थे, तो एक फीलिंग ये होती थी कि बहुत बड़ा पैनिक एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो सेलर्स जब अब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं, तो वो शायद अब प्रॉपर्टी बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है, और एक नेचुरल डिमांड जो है रियल एस्टेट की वो भी वापस आ रही है। तो प्रॉपर्टी प्राइसेस में तो कुछ इंक्रीज नजर आ रहा है, और रियल एस्टेट मार्केट जो पाकिस्तान की है वो बाय फार लार्जेस्ट एसेट क्लास है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स की रिडक्शन की वजह से वो एसेट क्लास जो है डेफिनेटली बेनिफिट करेगी, और वहां पे कुछ आपको प्राइस भी इंक्रीज होता नजर आएगी। और फिर डिपेंड यही करता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेशन साइड पे कुछ इंसेंटिव क्रिएट किया रियल एस्टेट में, तो शायद एक्टिविटी वहां ज्यादा इंप्रूव कर जाए। आई थिंक यूबीएल के यूनिट होल्डर्स, सबसे पहले तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने अपना जो ट्रस्ट है वो यूबीएल फंड्स के अंदर रखा हुआ है, और बहुत लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो यूबीएल के फंड्स के बड़े वैल्यूएबल इन्वेस्टर्स हैं। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि अपनी मैक्सिमम डिलिजेंस एंड प्रोफेशनलिज्म के और पूरी कमिटमेंट के साथ उनके फंड्स को एज ऑनेस्टली एंड डिलिजेंटली एज पॉसिबल हम उनको मैनेज करें। और रिस्क हमारे लिए जो मैनेजमेंट होती है बड़ी क्रिटिकल होती है, और अपने यूनिट होल्डर्स के साथ जो हमारी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल करें। और इंशाल्लाह ये यूबीएल की अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें फंड्स की मैनेजमेंट का, सो वो खासा कंपैरेटिव रहा हुआ है। बाज एरियाज में बाकी शायद कॉम्पिटिशन से ज्यादा बेहतर रहे हुए। सो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि जो मैक्सिमम रिटर्न्स हैं वो जनरेट किए जाएं विदाउट टेकिंग अनड्यू रिस्क, और उनकी कैपिटल प्रोटेक्शन की भरपूर कोशिश की जाए इक्विटी फंड्स के अंदर, के जितनी हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं बेंचमार्क के रिटर्न्स को मीट करने की और एक्सीड करने की वो कोशिश हम करें। और पाकिस्तान की करेंसी जो है वो स्टेबल रही है, लेकिन हमारी जो रीजनल करेंसीज हैं वो अगेंस्ट यूएस डॉलर को 3 से 4% पिछले 6 महीने में डिप्रिशिएट हुए। जो एक्सेल अकाउंट में पिछले 3 महीनों में देखें तो बड़ी सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट आई है। पॉलिसी रेट में हम 22% के पीक से ऑलरेडी 13% पे आ चुके हुए हैं, और सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स जो हैं वो तो 12% के पॉलिसी रेट से भी कुछ नीचे ही मूव कर रही हैं। लेकिन एक तो चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जो आई एम श्योर कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब मिलेगी तो उनका जहन में जरूर रखेगी। जब यूएस के रेट्स बहुत नीचे होते हैं तो हमारे लिए ये मुमकिन होता है कि हम अपने पॉलिसी रेट्स को सिंगल डिजिट में ले जाएं। लेकिन इस वक्त जब यूएस का पॉलिसी रेट जो है वो 4.5% के अराउंड है, और इनके लॉन्गर ड्यूरेशन बॉन्ड्स जो हैं वो 0.5% के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फर्दर ईजिंग जो है वो शायद एडवाइजेबल भी ना हो एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब तक कि यूएस का रेट साइकिल जो है वो मजीद रिडक्शन डिसाइसिवली और सिग्निफिकेंटली शो नहीं करता। आई थिंक इस वक्त तो यही है मुनासिब के 12% की पॉलिसी रेट पे लाके कुछ अर्सा पॉज किया जाए और देखा जाए कि चीजें किस तरह से इवॉल्व करती हैं, और उसके बाद फिर फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंडिंग ऑन के डेटा किस किस्म का आ रहा होता है उसके लिहाज से फिर फैसले किए जाए। डिफॉल्ट की बातों का खत्म होना, अनसर्टेनिटी का साइडलाइन होना टर्न आउट टू बी अ फैक्टर, जिसकी वजह से बाजार ने 2024 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बाय एंड लार्ज के 27th की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें 100 बेसिस पॉइंट से रिडक्शन आएगी इंटरेस्ट रेट्स में, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है
वो लो होने की वजह खाली ये नहीं है कि हमारी वैल्यूएशंस कम है, हमारी स्टॉक मार्केट अनफॉर्चुनेटली को बहुत रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छी कंपनीज हैं, यस, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बट सैडली वो लिस्टेड स्पेस में नहीं है। आई थिंक लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट्स की जो ग्रोथ है उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हर साल में हम एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ गुड लिस्टिंग्स देखें, और हमारी जो वेल मैनेज्ड प्राइवेट कंपनीज जो अनलिस्टेड स्पेस में है वो अपने आप को लिस्ट कराएं स्टॉक मार्केट पे, और वो फिर शायद बाहर के इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करेगा जब उनको नई ऑफरिंग्स नजर आएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आज जो मार्केट में बड़े स्टॉक्स हैं वो वही बाय एंड लार्ज स्टॉक्स हैं जो कि 15 साल 20 साल पहले भी एग्जिस्ट किया करते थे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। इकोनॉमी के ऊपर दो तरह की राय नाज़रीन मौजूद हैं। एक व्यू ये है कि इकोनॉमी इज़ इन डोलरम्स, इकोनॉमी में चैलेंजेस हैं, और दूसरी राय ये है कि इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो रही है। बट मार्केट हैज़ अ थर्ड व्यू एंड दैट इज़ कि व्हेन थिंग्स आर अनसर्टन थिंग्स आर गुड टू गो। पाकिस्तानी बाजार के साथ भी यही हो रहा है। डिफ़ॉल्ट की बातों का ख़त्म होना, अनसर्टेनिटी का साइडलाइन होना टर्न आउट टू बी अ फैक्टर, जिसकी वजह से बाजार ने 2024 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वी गॉट टू सी एज टू वेदर 2025 में भी ये ट्रेंड बरकरार रहता है या नहीं। इस चीज़ को जांचने के लिए, देखने के लिए हम बातचीत करेंगे आसिफ कुरैशी साहब से। ही हैपन्स टू बी द CEO ऑफ UBL फंड्स। आसिफ साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। आसिफ साहब, फरमाइएगा कि मार्केट हैज़ डन प्रिटी वेल। 2025 के लिए खासी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और जो बैंकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इंटरेस्ट रेट से मुतालिक मार्केट में एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये कम से कम 3% होना चाहिए, 2% होना चाहिए, बट गालिब ओपिनियन है कि ये 1% के आसपास होगा। सो वी जस्ट नीड योर ओपिनियन फर्स्ट ऑन द इंटरेस्ट रेट। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? सानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जो इंटरेस्ट रेट्स की आउटलुक का जहां तक ताल्लुक है, मार्केट में सर्टनली एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि बाय एंड लार्ज के 27th की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें 100 बेसिस पॉइंट से रिडक्शन आएगी इंटरेस्ट रेट्स में, और जो हमारी ट्रेजेक्ट्री रही है ओवर द लास्ट 6-7 मंथ्स उसमें बड़ा शार्प रिडक्शन ऑलरेडी आ चुका है। पॉलिसी रेट में हम 22% के पीक से ऑलरेडी 13% पे आ चुके हुए हैं, राइट। और सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स जो हैं वो तो 12% के पॉलिसी रेट से भी कुछ नीचे ही मूव कर रही हैं। लेकिन एक तो चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जो आई एम श्योर कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब मिलेगी तो उनका जहन में जरूर रखेगी। वाइल एक साइड के ऊपर हमारी इन्फ्लेशन बड़ी शार्पली नीचे आई है, बेस इफेक्ट का भी रोल रहा है, एब्सोल्यूट प्राइसेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जरा ज्यादा शार्पली नीचे आई हुई है। राइट। हमारा एक्सेल जो ग्लोबल एनवायरमेंट था कमोडिटीज का वो भी पाकिस्तान के लिए फेवरेबल रहा है, जिसने इन्फ्लेशन को नीचे लाने में रोल प्ले किया। करेंसी का फैक्टर भी अपनी जगह मौजूद था। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के और यूएस के इंटरेस्ट रेट्स के डिफरेंशियल जो हैं वो भी काफी नैरो हो चुके हुए हैं। पिछले 15 सालों में अगर आप देखें तो यूएस की इंटरेस्ट रेट्स काफी नीचे हुआ करते थे, बीच में तो कुछ टाइम के ऊपर 0% पे भी चले गए थे। तो जब यूएस के रेट्स बहुत नीचे होते हैं तो हमारे लिए ये मुमकिन होता है कि हम अपने पॉलिसी रेट्स को सिंगल डिजिट में ले जाएं। लेकिन इस वक्त जब यूएस का पॉलिसी रेट जो है वो 4.5% के अराउंड है, और इनके लॉन्गर ड्यूरेशन बॉन्ड्स जो हैं वो 4.5% के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फर्दर ईजिंग जो है वो शायद एडवाइजेबल भी ना हो एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब तक कि यूएस का रेट साइकिल जो है वो मजीद रिडक्शन डिसाइसिवली और सिग्निफिकेंटली शो नहीं करता। तो आई थिंक इस वक्त तो यही है मुनासिब के 12% की पॉलिसी रेट पे लाके कुछ अर्सा पॉज किया जाए और देखा जाए कि चीजें किस तरह से इवॉल्व करती हैं, और उसके बाद फिर फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंडिंग ऑन के डेटा किस किस्म का आ रहा होता है उसके लिहाज से फिर फैसले किए जाए। आसिफ साहब, ये फरमाएं कि जो एक्सटर्नल अकाउंट उस पर थोड़ी सी हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जो कंट्रीज पाकिस्तान का हमेशा साथ देते हैं वो अभी भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। रेकोडिक से एक अच्छे इनफ्लो की बार बार बात होती है, बट उस पर भी हम चाहेंगे आप थोड़ी सी बातचीत करें। बट गोइंग फॉरवर्ड अगले 6 महीने जो है जनवरी टू दिसंबर, हमारा जो रीड है 103 के आसपास इस वक्त चल रहा है। गोइंग फॉरवर्ड आपको एक्सटर्नल अकाउंट और ये जो 4-5 कंट्रीज़ हैं जो हमारा हमेशा अकाउंट मेंटेन करते हैं थ्रू प्लेसमेंट, इनके रवैये को और IMF के बर्ताव को आप कैसे देखते हैं डाउन द रोड 6 to 8 months? जी सानी साहब, जिस तरीके से हमारी जो
हमेशा ट्रेडिशनल फ्रेंडली कंट्रीज रही हैं, जिसमें चाइना और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां से तो कोई सरप्राइजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। नेगेटिव सरप्राइजेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आई Yeah, थिंक वहां से तो जो हमारी कमिटमेंट्स हैं रोल ओवर्स की, वो तो चलती रहेंगी। yeah, और एक्सेल अकाउंट में पिछले 3 महीनों में देखें तो बड़ी सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट आई है। करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो तकरीबन $1.6 बिलियन का था क्यूमुलेटिवली सेकंड क्वार्टर के अंदर, जो जुलाई दिसंबर जो अक्टूबर दिसंबर का पीरियड था। और इसमें बड़ा रोल जो था वो रेमिटेंसेस का था, कि रेमिटेंसेस का नंबर हमारा काफी $3 बिलियन से ऊपर रहा है कंसिस्टेंटली, और उसने काफी ग्रोथ शो की हुई है। एट द सेम टाइम हमारी जो इंपोर्ट्स की पेमेंट्स हैं वो भी रिड्यूस रही हैं। yeah, लेकिन अब कुछ इनिशियल साइंस नजर आना शुरू हुए हैं कि जी को हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो पिकअप कर रही हैं, स्पेशली नवंबर दिसंबर के महीने में पेट्रोलियम इंपोर्ट्स वॉल्यूम्स की टर्म्स में काफी ज्यादा इंक्रीज की हैं। और इनकी पेमेंट्स जो होती हैं वो क्योंकि विद लैग आती हैं, तो जनवरी और फरवरी के महीनों में आपको कुछ प्रेशर इंपोर्ट की साइड से नजर आएगा। right. बट ओवरऑल सूरत हाल जो एक्सेल अकाउंट की है वो यही है कि करंट अकाउंट में कोई सिग्निफिकेंट प्रेशर्स शायद इवॉल्व नहीं करेंगे। ऑल्दो ग्रेजुअल बेसिस पे आपको कुछ रिडक्शन नजर आ सकती है करंट अकाउंट के जो सरप्लसेस आ रहे हैं उनमें। तो गोइंग फॉरवर्ड एक्सटर्नल अकाउंट पे ज़्यादा आपको चैलेंजेस नहीं नज़र आते हैं, और जो कैपिटल मार्केट की इस वक्त रैली की सिचुएशन है ये भी आपको स्टेबल मोड में दिखती है, या फिर कुछ पैसा प्रॉपर्टी साइड पे भी आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है मार्च ऑनवर्ड? जी सानी साहब, इसमें एक पॉइंट आपने जो पहले मुझसे पूछा था कि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है पाकिस्तान का, वो तकरीबन 104 के अराउंड जा चुका है। जो लेटेस्ट रीडिंग आई है दिसंबर के महीने में, उसमें बड़ा रोल जो रहा है वो ये है कि यूएस डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसीज के अगेंस्ट काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होता रहा है। या और हमारी क्योंकि पैरिटी यूएस डॉलर के साथ मोर लेस अनचेंज रही है, तो इससे एक कंपैरेटिव डिसएडवांटेज पाकिस्तान के लिए जरूर एक्सपोर्ट साइड पे इमर्ज कर रहा है। या और वो हमारे लिए कुछ चैलेंजेस क्रिएट करेगा, स्पेशली जो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं उनके सिलसिले में। क्योंकि ग्लोबली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की डिमांड्स पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुनासिब है, और उनमें काफी ज्यादा इंक्रीज नजर आ रहा है, डिमांड एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो मार्जिन है एक्सपोर्टर्स की वो खास से ज्यादा प्रेशर में आए हुए हैं, और उसमें करेंसी का एक सिग्निफिकेंट रोल है। या और पाकिस्तान की करेंसी जो है वो स्टेबल रही है, लेकिन हमारी जो रीजनल करेंसीज हैं वो अगेंस्ट यूएस डॉलर को 3 से 4% पिछले 6 महीने में डिप्रिशिएट हुए हैं, जिन्होंने और फर्दर हम पे प्रेशर ऐड किया हुआ है। अब आपका जो दूसरा पॉइंट था, जो कैपिटल मार्केट्स की आउटलुक है, लास्ट ईयर मोर देन 80% का रिटर्न आया। या मार्केट पिछले उससे प्रिसीडिंग 5-6 साल के पीरियड में काफी लैकलस्टर रही, साइडवेज मूव करती रही 40 से 45,000 पॉइंट्स की रेंज में, डिस्पाइट द फैक्ट कि कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज्यादा इंक्रीज आ रहा था। तो इन नटशेल जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि कंपनीज परफॉर्म कर रही थी इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, लेकिन उनकी शेयर प्राइसेस जो थी वो परफॉर्म नहीं कर रही थी, और जिसकी वजह से जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स थे डिनोमिनेटर ग्रो करने की वजह से और स्टैग्नेंट प्राइसेस की वजह से वो मुसलसल नीचे आ रहे थे। तो वहां से एक बाउंस जरूर आया और मार्केट की, लेकिन रिलेटिव वैल्यूएशंस अभी भी मुनासिब हैं। लेकिन जिस किस्म का इंक्रीज पिछले साल में हमने देखा है 2024 कैलेंडर ईयर में, वो उसका रिपीट मेरा ख्याल है एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते। और उसकी एक वजह पर डिफरेंट वजूहत हो सकती है, लेकिन एक वजह जो समझ में आती है मुझे वो ये है कि इस साल में अर्निंग्स की ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो स्लो डाउन होगा। स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर की अर्निंग्स है उनमें डिक्लाइन आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बड़े शार्पली नीचे आए हैं। ऑल्दो उसका सेकंड हाफ में इम्पैक्ट जो होगा ज्यादा प्रोफाउंड होगा, कुछ टैक्सेशन का इम्पैक्ट भी नजर आएगा। और साथ ही दूसरे बड़े जो सेक्टर्स हैं वहां पे, कुछ जिस तरह पावर सेक्टर है, वहां पे इनके जो आईपीपीस के कॉन्ट्रैक्ट्स रीनिगोशिएट हुए हैं या कुछ के टर्मिनेट हुए हैं, तो वहां से अर्निंग्स जो हैं वहां पे डिक्लाइन शो करेंगी। बाकी जो ऑयल चेन है वो मोर लेस अपनी अर्निंग्स के लेवल्स को मेंटेन करेगी, ऑल्दो उनके कैश फ्लोज इंप्रूव कर रहे हैं। फर्टिलाइजर जो है 2024 में वो आई थिंक रिकॉर्ड नंबर्स होंगे, तो वहां से ग्रो करना प्रॉफिटेबिलिटी में शायद वो भी इतना कोई आसान नहीं होगा। तो एक अर्निंग्स की ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो कुछ हद तक रिड्यूस होगा जो कन्वेंशनल बड़े सेक्टर्स हैं। जो एक चीज पॉजिटिव अभी नजर आ रही है जिसके इनिशियल साइंस है वो ये है कि कुछ डिमांड पिकअप करती नजर आ रही है उन सेक्टर्स में जो कई सालों से डिप्रेस थे। ऑटो सेक्टर के नंबर्स इंप्रूव होना शुरू हो चुके हैं। कुछ जिस तरह आपने रियल एस्टेट की बात की, तो कराची में एटलीस्ट जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं उनमें रिवर्सल आना शुरू हुआ है। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत ऊपर जा चुके थे तो काफी सारे लोग जो अपनी लेवरेज की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर्टीज बेचने में शायद इंटरेस्टेड थे, तो एक फीलिंग ये होती थी कि बहुत बड़ा पैनिक एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो सेलर्स जब अब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं तो वो शायद अब प्रॉपर्टी बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है, और एक नेचुरल डिमांड जो है रियल एस्टेट की वो भी वापस आ रही है।
तो प्रॉपर्टी प्राइसेस में तो कुछ इंक्रीज नजर आ रहा है, और रियल एस्टेट मार्केट जो पाकिस्तान की है वो बाय फार लार्जेस्ट एसेट क्लास है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स की रिडक्शन की वजह से वो एसेट क्लास जो है डेफिनेटली बेनिफिट करेगी, और वहां पे कुछ आपको प्राइस भी इंक्रीज होता नजर आएगी। और फिर डिपेंड यही करता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेशन साइड पे कुछ इंसेंटिव क्रिएट किया रियल एस्टेट में, तो शायद एक्टिविटी वहां ज्यादा इंप्रूव कर जाए। Zabardast. Nazrin, this is time for a short break. Let's meet after a short break. वेलकम बैक नाजरीन। आसिफ साहब, एक चीज़ और प्लीज़ हमें समझा दें जाते जाते, एंड दैट इज़ कि यू हैव स्पोक वेल अबाउट फर्टिलाइज़र, आपने एनर्जी सेक्टर और फाइनेंशियल साइड पे बता दिया कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़े से चैलेंजेस रह सकते हैं बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत तेज़ी से नीचे आए हैं। इनफैक्ट 50% गिरे हैं विद इन 12 months, विच हैपन्स टू बी अ काइंड ऑफ रिकॉर्ड इन 22 years हिस्ट्री। ये फरमाइएगा कि कौन से सेक्टर्स हैं जिसकी तरफ इन्वेस्टर मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है वो देखे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग है, गवर्नमेंट का मतमय नज़र है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनकी जो कारकर्दगी है और जो पास्ट ट्रेंड है उसको देखते हुए, इफ़ यू वर टू एडवाइस टू समवन टू गो बिहाइंड सर्टेन सेक्टर्स, विच सेक्टर्स वुड यू लाइक टू रेकमेंड? सानी साहब, इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ है उसका लेवल बड़ा लो है। हम अभी तक जो फर्स्ट हाफ के नंबर्स आए हैं वो बहुत इंकरेजिंग नहीं है, और ऑल्दो उसमें पिछले साल की हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का भी रोल था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है वो भी कम है। तो एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारी ग्रोथ का प्रोफाइल जब तक लिफ्ट नहीं होगा, हम हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान के बहुत सारे सिक्लिकल सेक्टर्स में मतलब रिकवरी उस हिसाब से नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे कैपेसिटी स्लैक बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, सरप्लस कैपेसिटीज बहुत एग्जिस्ट कर रही हैं। सिक्लिकल्स ऑल्दो वैल्यूएशंस के ऊपर सीमेंट, स्टील, रिप्लेसमेंट वैल्यूज के लिहाज से काफी सस्ते लग रहे होंगे, बट वहां पे अभी वॉल्यूम ड्रिवन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ फिलहाल इतनी सिग्निफिकेंट नजर नहीं आ रही। तो बेहतर यही है कि डिफेंसिव जरा सेक्टर्स में रहा जाए, और डिफेंसिव सेक्टर्स में जिस तरह फर्टिलाइजर के पे आउट्स बड़े हाई हैं, आपको डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड्स मिल जाती हैं फर्टिलाइजर में, बैंकिंग में, एनर्जी स्टॉक्स की जो कैश फ्लोज हैं ऑयल चेन के अंदर वो इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं। तो बेहतर तो यही होगा कि आम इन्वेस्टर के लिए कि वो जरा डिफेंसिव सेक्टर्स में अपना वेट ज्यादा रखे। ऑल्दो जिस तरह मैंने कहा कि कुछ अर्ली साइंस नजर आ रहे हैं कि कुछ डिमांड पिकअप कर रही है, तो कोई छोटा एक्सपोयर सिक्रिकल्स में रखना भी मुनासिब एक स्ट्रेटजी होगी। तो उस हिसाब से उस तरह के स्टॉक्स को भी देखा जा सकता है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट प्राइसेस पे काफी लो लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो मसला है वो ये है कि वहां पे डिविडेंड की आपको उस तरह की प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, जो कि बड़े सेक्टर्स में जो फर्टिलाइजर है या फाइनेंशियल्स हैं उसमें नजर आती है। ये फरमाइएगा आसिफ साहब कि ये द सर्टन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जो कि PSX से तकरीबन वाइप आउट हो गए हैं, बट उनका इम्पैक्ट किसी हद तक इंडेक्स में ज़रूर नज़र आता है। देयर सर्टेन एनालिसिस दैट पीपल ऑफन कीप टॉकिंग अबाउट, वुलन मिल है, वुलन सेक्टर है। इंडेक्स के बारे में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई कि 11% ऑफ द GDP इज़ देयर इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन्वेस्टर जिसने पिछले साल 80% की कैपिटल में ग्रोथ देख ली, इंडेक्स में ग्रोथ देख ली, और जो वैल्यू ट्रेडेड है वो 7 बिलियन के एवरेज से 20-22 बिलियन की देख ली। सो जब आप ये कहते हैं कि अगले साल में इतना ज़्यादा इंथुजियाज्म आपको शायद नहीं नज़र आता, तो जो इन्वेस्टर है जब आप उसको कहते हैं कि डिफेंसिव स्टॉक्स में अपनी पोजीशन रखें, तो आपको जो वैल्यू ट्रेडेड है एक्सचेंज की वो भी सस्टेन करती हुई नज़र आ रही है अगले 1 साल में, 2 साल में, या उसमें भी आपको थोड़ी सी गिरावट नज़र आती है? देखिए सानी साहब, इसमें मार्केट जो होती हैं उनके अपने बिहेवियर होते हैं, और वही इंडिविजुअल्स के कलेक्टिव बिहेवियर है वो नजर आ रहे होते हैं। हम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव हमने देखी मार्केट में, और मार्केट जो थी 1,15,14-15,000 के लेवल तक चली गई। उसके बाद कुछ मोमेंटम ब्रेक हुआ, जिसके बाद जो बिहेवियर था मार्केट का किसी हद तक चेंज हुआ है। तो आई थिंक अगले कुछ हफ्तों या महीनों में अगर मार्केट थोड़ी कंसोलिडेशन फेज की तरफ चली जाएगी, जिसमें वॉल्यूम्स रिड्यूस भी हो सकते हैं, लेकिन रेंजिंग मार्केट हो जाए, और उसके बाद एक
बेस बने फॉर द नेक्स्ट Really? रैली, तो आई थिंक वो मार्केट के लिए भी शायद हेल्दी होगा। तो वॉल्यूम्स आई थिंक नियर टर्म में शायद उनमें उस किस्म का एक्टिविटी नजर ना आए जो पिछले कुछ माह में हमने देखी है। लेकिन ये आई थिंक सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर तक दोबारा से मेरा ख्याल है कि एक्टिविटी पिकअप करना शुरू कर जाएगी, जिस तरह से मार्केट में मजीद डिविडेंड्स के फ्लोज आना शुरू होंगे, Yeah. और कुछ जिस तरह हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ जीडीपी ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो थोड़ा पिक करेगा, तो वहां से चीजें बेहतर आ जाएंगी। दूसरा, जो जो मैं रिलेटिव बेसिस पे बात कर रहा था, और कि Yeah. 80% का रिटर्न एक साल में आए तो उस तरह का रिटर्न रिपीट करना आसान नहीं होता। Yeah. इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक अगर वो 15 से 20% एनुअल बेसिस पे रिटर्न कमा रहे हो, जहां पे आपका पॉलिसी रेट 10-11% के करीब आ गया हो, तो आई थिंक वही टारगेट Right. करना चाहिए कि अगर आपने क्लोजर टू 20% का टोटल रिटर्न बना लिया तो वो एक मुनासिब रिटर्न है। हमारे यहाँ सिर्फ जो अनफॉर्चुनेटली डिलेमा होता है वो ये होता है कि मार्केट्स में कई सालों तक रिटर्न्स नहीं आते और Yes. फिर एकदम एक कैचअप आता है बहुत बड़ा एक ही साल में, Yeah. और वहां एक्सपेक्टेशंस जब बिल्ड ये हो जाती हैं कि हर साल ऐसे ही रिटर्न्स रिपीट होंगे। तो मैं उस रिलेटिव बेसिस Yeah. पे कह रहा था कि Well अगर said. हम 15-20% का रिटर्न जनरेट करेंगे फॉर इक्विटीज, दैट्स अ फेयरली डिसेंट रिटर्न। और करंट जो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ की आउटलुक लग रही है वो जितनी डिप्रेस्ड है, उस लोग जीडीपी ग्रोथ के एनवायरनमेंट में शायद इससे ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट हमारे लिए करना मुश्किल काम हो। Quite understandable and quite sensible. And when do you see the foreigners coming back to our market? सर वो तो जब तक यूएस के इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली नीचे नहीं आएंगे तो आई थिंक फॉरेनर्स की एक्टिविटी शायद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ना बढ़ सके। मैं एक चीज सर आपने बताया कि जी हमारा जो मार्केट कैप टू जीडीपी का नंबर आपने बताया, उसी में मैं कुछ चीज ऐड कर दूं कि पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लो होने की वजह खाली ये नहीं है कि हमारी वैल्यूएशंस कम है, हमारी स्टॉक मार्केट अनफॉर्चुनेटली को बहुत रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छी कंपनीज हैं, Yes. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बट सैडली वो लिस्टेड स्पेस में नहीं है। Yeah. तो वो लिस्टेड स्पेस में नहीं है तो वो पाकिस्तान की फुल रिप्रेजेंटेशन नहीं शो कर रही होती है। अभी आज ही एसईसीपी ने ये कहा है कि तमाम प्राइवेट कंपनीज जो हैं, जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, वो भी अपने फाइनेंशियल्स रिलीज करना शुरू होंगी, पब्लिकली अवेलेबल करना शुरू करेंगी। तो उससे हमें अंदाजा होना शुरू होगा कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, बहुत बड़ी रिटेल कंपनीज हैं, कंज्यूमर कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, टेक्सटाइल की एक्सपोर्टर्स हैं जो कि लिस्टेड नहीं है। तो हमें उस वक्त अंदाजा होगा। और आई थिंक लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट्स की जो ग्रोथ है उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हर साल में हम एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ गुड लिस्टिंग्स देखें, और हमारी जो वेल मैनेज प्राइवेट कंपनीज जो अनलिस्टेड स्पेस में है वो अपने आप को लिस्ट कराएं स्टॉक मार्केट पे, और वो फिर शायद बाहर के इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करेगा जब उनको नई ऑफरिंग्स नजर आएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आज जो मार्केट में बड़े स्टॉक्स हैं वो वही बाय एंड लार्ज स्टॉक्स हैं जो कि 15 साल 20 साल पहले भी एग्जिस्ट किया करते थे। Understood. So आसिफ साहब, प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, we would want you to kindly comment कि मार्केट में there is a kind of consensus कि ये 35 to 40% रिटर्न इस साल दे सकती है ईयर एंड पर। you see this happening? सानी साहब, मैं 35-40% वाली प्रोडिक्शन करने की पोजीशन में शायद इस वक्त नहीं हूं, ना मैं वो इस तरह की बात करना चाहूंगा। Quite understandable. मेरा ख्याल है कि टारगेट आपको ये करना चाहिए कि जो जिस तरह मैंने अर्ज की ना कि अगर आप 20% का रिटर्न बना रहे हैं डिविडेंड और कैपिटल गेन की फॉर्म में, तो आई थिंक दैट्स अ रीजनेबल रिटर्न टू एक्सपेक्ट। इससे ज्यादा अगर आ रहा है तो वो ऑब्वियसली वो बोनस है। Right, right. So आखिर में we would want, because you have assumed a new role, fantastic role at the fund management, ये जो transition है और ये जो नया role है, and going forward UBL के जो यूनिट होल्डर्स हैं उसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें, इस रोल को एक्सप्लेन करना चाहें, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। नहीं, बहुत शुक्रिया। इसमें आई थिंक यूबीएल के यूनिट होल्डर, सबसे पहले तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने अपना जो ट्रस्ट है वो यूबीएल फंड्स के अंदर रखा हुआ है, और बहुत लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो यूबीएल के फंड्स के बड़े वैल्यूबल इन्वेस्टर्स हैं। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि अपनी मैक्सिमम डिलिजेंस एंड प्रोफेशनलिज्म के और पूरी कमिटमेंट के साथ उनके फंड्स को एज ऑनेस्टली एंड डिलिजेंटली एज पॉसिबल हम उनको मैनेज करें। और रिस्क हमारे लिए जो मैनेजमेंट होती है बड़ी क्रिटिकल होती है, और अपने यूनिट होल्डर्स के साथ जो हमारी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल करें। और इंशाल्लाह ये यूबीएल की अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें फंड्स की मैनेजमेंट का, सो वो खासा कंपैरेटिव रहा हुआ है। बाज एरियाज में बाकी शायद कॉम्पिटिशन से ज्यादा बेहतर रहे हैं।
सो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि जो मैक्सिमम रिटर्न्स हैं वो जनरेट किए जाएं विदाउट टेकिंग अनड्यू रिस्क, और उनके कैपिटल प्रोटेक्शन की भरपूर कोशिश की जाए इक्विटी फंड्स के अंदर के जितनी हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं बेंचमार्क के रिटर्न्स को मीट करने की और एक्सीड करने की वो कोशिश हम करें। ज़बरदस्त। साहिल साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है नुमान अब्दुल मजीद। एक बहुत ही कॉमन सी बातचीत हो रही है एंड दैट इज़ अबाउट रीर बीइंग एट 104 एंड गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट को कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सिंगल डिजिट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर नुमान से व्यू लेते हैं। नुमान साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्लीज गिव योर ओपिनियन एंड व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जी थैंक यू सानी साहब। देखें, बात ये है कि इन दोनों चीजों को हमें सेपरेटली करना चाहिए। वी डू नॉट नीड टू मिक्स अप बोथ द थिंग्स। देखें, ट्रंप ने कल ये अनाउंस किया है, कल या परसों उसने, कि मैं ये चाहूंगा कि ऑयल प्राइसेस को नीचे लाया जाए ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, नंबर वन। और साथ ही साथ ही आज द यूएस सेंट्रल बैंक क्या पॉलिसी रेट को नीचे लेके आए। और उसने ये भी कहा है कि एक मैसेज क्रॉस किया है कि ग्लोबल मार्केट्स में भी जो है ग्लोबल सेंट्रल बैंक शुड रिवाइज देयर सेंट्रल बैंक पॉलिसी, तो बीइंग अ प्रो बिजनेस पर्सन के तौर पर। तो देखें, ये तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि ग्लोबली भी इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट कम होने जा रहा है, नंबर वन। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो भी सिंगल डिजिट में आए हैं पिछले कुछ अरसे से। तो देयर इज एवरी रीजन टू बिलीव कि पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट है, पॉलिसी रेट है, वो सिंगल डिजिट में 8-9% तक आ सकता है और आना चाहिए ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो। मैं यहाँ तक कहूंगा कि पहले पाकिस्तान ने ये देखा है कि हमारा पहले भी ये हुआ कि हमने इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में लेके आए, लोगों ने बोरोइंग की, उसके बाद ये 22-23% पे चला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मरतबा अगर सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट आते हैं तो साथ साथ स्टेट बैंक को, सेंट्रल बैंक को जो है एक फॉरवर्ड पॉलिसी गाइडेंस भी देनी चाहिए कि 3 से 5 साल तक इस किस्म के इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो को मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि उसी से बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग करके कोई इंडस्ट्री लगा सकेंगे। तो चाहे इन्वेस्टमेंट हो या चाहे बोरोइंग, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो या प्रोजेक्ट वाइज बोरोइंग हो, जब तक आपके पास 3 से 5 साल का आउटलुक क्लियर नहीं होगा तो आप किसी किस्म की बोरोइंग करने की पोजीशन में नहीं आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में आना भी चाहिए और साथ ही साथ एक सेंट्रल बैंक को 3 to 5 years का इंटरेस्ट रेट का एक आउटलुक भी देना चाहिए कि वो किस तरीके से इसको एक सिंगल डिजिट में मेंटेन करेंगे। सो मंडे के दिन जो पॉलिसी रेट का अनाउंसमेंट होने जा रहा है, आर यू वन ऑफ दोज हु थिंक कि ये 100 बेसिस पॉइंट से ज्यादा भी गिर सकता है या गिरना चाहिए? जी बढ़ना चाहिए तो जाहिर है कि मैं तो डेफिनेटली ये कहूँगा, लेकिन मैं इसको यही फोर्सी करता हूँ कि अगर $7 billion 7% ने पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल बोरोइंग की है, देयर इज नो रीजन के तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट तक भी जो है इसके अंदर कमी आ सकती है। ज़बरदस्त। नुमान साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे आसिफ कुरैशी, ही हैपेंस टू बी द CEO ऑफ UBL फंड्स। मजीद हमें ज्वाइन किया था इकोनॉमिस्ट नुमान अब्दुल मजीद ने। दोनों ने बताया कि जो इंटरेस्ट रेट है उसका कम होना पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। आसिफ हैड अ व्यू कि ये 12% के आसपास कुछ दिनों इसको रेकी करना चाहिए, इसको रुकना चाहिए, और जब चीज़ें स्टेबल हो जाएं तो इसको फर्दर डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी लेनी चाहिए। बट नुमान हैड अ व्यू कि इसको सिंगल डिजिट में क्विकली आना चाहिए। बट व्हेन यू लुक एट द इंटरेस्ट रेट एट US, तो उसको देखते हुए आसिफ साहब की जो बात है उसको सेकंड करना थोड़ा सा ज़रूरी होता हुआ नज़र आता है। व्हेन यू लुक एट द कैपिटल मार्केट के बारे में एक जनरल व्यू है कि इस साल भी जो है वो अच्छा रिटर्न दे सकती है। देयर इज अ जनरल परसेप्शन, kind of common position taken by a large number of brokers, and that is कि जो बाज़ार है इस साल 30 से 35% का रिटर्न दे सकती है। आसिफ भाई वाज वेरी क्लियर कि आपको थोड़ा सा रुजत पसंदाना रवैया लेना चाहिए, माइंडसेट भी वैसा रखना चाहिए, और वो आपके इंटरेस्ट में होगा अकॉर्डिंग टू आसिफ भाई। एंड दैट वाज पॉपुलर व्यू कि आप डिफेंसिव व्यू लें, 20% के आसपास का डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन एक्सपेक्ट करें। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन की साइड से चैलेंजेस नहीं होंगे, और आपका जो एक साल है वो अच्छा गुजरेगा। इस तरह की बातचीत तजज़िये का सिलसिला अगले प्रोग्राम्स में भी जारी रखेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।